एक तो ये आरसीबी के मैच संडे का रखवाना बंद करो भाई। पहले तो इनके हारने का दुख झेलो, उसके बाद साला मंडे का दुख झेलो। पहले कोहली का उदास चेहरा देखो, उसके बाद जाके बॉस का साले का मनूस मुंह देखो। मूड ही खराब हो जाता है इसकी माँ का। और लोग बाग कह रहे हैं कि पांड्या के दिन अच्छे नहीं चल रहे। अबे पांड्या के छोड़ो, कोहली के दिन कौन से बड़े अच्छे चल रहे हैं। रिंकू सिंह ने बल्ला तोड़ दिया, एसआरएच ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, बॉलरों ने दिल तोड़ दिया और अंपायरों ने उन्होंने घमंड तोड़ दिया। उनको कल रूल्स के तहत आउट दे दिया गया, जिससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि कोहली भाई गुस्सा हो गए। कोहली भाई मेरे ख्याल से लगता है ये भूल गए कि इस देश में रूल्स तोड़ने का, उनको मरोड़ने का हक सिर्फ नेताओं को है, क्रिकेटरों को नहीं। पूरी रात मुझे लगता रहा कि यार कोहली भाई के साथ कितना बुरा हुआ। फिर मुझे जीजी भाई की वो स्माइल याद आ गई जो उन्होंने 24 करोड़ का मिचेल स्टार्क खरीदने के बाद दी थी। एक हमारी मम्मियाँ है 12 रुपए किलो रद्दी बेचने के बाद भी खुश नहीं है। एक जीजी भाई है 24 करोड़ का कूड़ा खरीदने के बाद भी इतने खुश है। खैर आईपीएल का एक और हफ्ता गुजर गया, एंटरटेनमेंट बहुत बढ़िया हुई, लेकिन धीरे धीरे मुझे कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिए कंसर्न भी अपने अंदर से जगने लगा। बहुत सी ऐसे एलिमेंट्स हुए जिसको देख के लगा कि शायद क्रिकेट इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस आईपीएल। क्या कहते हो, सारे फैक्टर्स आप लोगों के सामने रखूंगा अगले 5 पॉइंट्स में, बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग द 5 पॉइंट रिव्यूज। क्रिकेट का महापर्व यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, जहां पर पूरी दुनिया के लौंडे करोड़ों रुपए लेकर क्रिकेट खेलने आते हैं। हम लोग साले 500-500 रुपए दे के क्रिकेट खेलते हैं, ये लोग करोड़ों रुपया लेके क्रिकेट खेलते हैं। अपना अपना नसीब है भाई, क्या बोले। और आधा हिंदुस्तान जीवन में चल रही दिक्कतों को छोड़ के टीवी के आगे बैठ जाता है क्रिकेट देखने के लिए, और बात बात पर स्कोर चेक करता रहता है ये देखने के लिए कि 21 रुपए की टीम बना के उन्हें 2 करोड़ रुपए मिले कि नहीं मिले। अब इसमें बहुत बड़ी विडंबना ये है कि पूरी की पूरी कहानी जो क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, उसको और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए बनी थी, उसमें क्रिकेट तो बचा ही नहीं भाई साहब बिल्कुल भी। बट ऑनेस्टली आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट दिस मैरिज बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड क्रिकेट इज एक्चुअली टर्निंग टॉक्सिक। हर शादी की तरह इस शादी में भी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बहुत ज्यादा ही डोमिनेट करके रखा हुआ है। व्हाट डू यू मीन डोमिनेट कर रखा है? नहीं, हर शादी में क्यों, ऐसा क्यों बोला? बहरहाल अब तक मुझे लग रहा था कि लाइफ कैसी भी चल रही हो, आईपीएल बढ़िया चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब ऐसा लगने लगा है कि ना तो साली लाइफ बढ़िया चल रही, ना आईपीएल बढ़िया चल रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सारे के सारे फैक्टर्स आप लोगों के सामने रखता हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा मेरे किस पॉइंट से आप अग्री करते हैं और किस पॉइंट से अग्री नहीं करते हैं। सो सबसे पहले तो कल की बड़ी बात को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि द विराट कोहली डिसमिसल। इस साल आईपीएल में ऑरेंज कैप पहनने वाले विराट कोहली ने बॉलर्स को और चक्के वाली कुर्सी में बैठे बड़े बड़े लोगों को, दोनों को बराबरी से धो रखा है। आईपीएल शुरू होने से पहले उनके खिलाफ ये अफवाह उड़ा दी गई थी मीडिया में कि उनको टी20 वर्ल्ड कप की टीम से इग्नोर किया जा सकता है। कोहली भाई ने बोला भाग सारे सेलेक्टर मुझे इग्नोर करेंगे, मैं सेलेक्टर को इग्नोर करता हूं, नॉट द अदर वे अराउंड। हालांकि अब तक लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस करते आ रहे थे विराट कोहली, कोई विवादों से भी दूर थे, लेकिन जीजी की टीम के सामने फिर से विवादों में गिर गए। पुरानी आदत है यार उनकी। एक तो ये हुआ ये कि हर्षित राणा की बॉल पे वो कॉटन बोल्ड हुए और उसके बाद हाइट की नो बॉल चेक करने के बाद उनको अंपायर ने आउट दे दिया। कोहली गए, उन्होंने अंपायर को कुछ कुछ बोला और उसके बाद से निकल गए, और वहां से शुरू हो गई इंटरनेट पे एक नई कंट्रोवर्सी। इंटरनेट पे कितनी बढ़िया चीज है भाई साहब, हेट स्पीचेस को लेके कंट्रोवर्सी नहीं बनाती, डिसमिसल्स को लेके बना देती है। कोई कह रहा आउट है, कोई कह रहा नॉट आउट है, और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक नुआंस पर्सपेक्टिव मिसिंग। और तभी मैंने अपने आप को बोला वाह, बेनिफिट कर सकते हैं। ओरिजिनली ये रूल है कि कोई भी डिलीवरी अगर बिना टिप्पा खाए यानी कि डायरेक्टली बैट्समैन की वेस्ट के ऊपर आती है तो वो डिलीवरी नो बॉल होगी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डिलीवरी क्लियरली विराट कोहली के वेस्ट के ऊपर थी। लेकिन अब जो क्रिकेट हो गया उसमें बैट्समैन कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कोई क्रीज के बाहर खड़ा होता है, कोई क्रीज के अंदर खड़ा होता है, बहुत से तो ऐसे जो इलेक्शन में ही खड़े हो जाते हैं। इसी से बचने के लिए आईपीएल में इस बार एक नया रूल आया कि हाइट की नो बॉल को डिटरमिन करने के लिए पॉपिंग क्रीज को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करा जाएगा। बेसिकली इन्होंने क्या करा, आईपीएल से पहले सारे प्लेयर्स की अपराइट सीधा खड़े होकर उनकी टो से लेकर उनकी वेस्ट तक की हाइट नापी, और उसको वो कैलकुलेट करते हैं पॉपिंग क्रीज पर बॉल की हाइट से। यानी कि जितनी हाइट पर वो प्लेयर खड़ा होता है उसकी वेस्ट आती है, पॉपिंग क्रीज पर वो बॉल उस लेवल पर है कि नहीं है, उससे डिसाइड होता है कि ये नो बॉल है या नहीं है। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से कल वाली बॉल पॉपिंग क्रीज पर विराट कोहली की वेस्ट की हाइट से 0.12 मीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर नीचे थी। जो छोटा वाला स्केल होता है ना वो 15 सेंटीमीटर का होता है, उस हिसाब से आप नाप लो 12 सेंटीमीटर कितना डिफरेंस हो जाता है।
Now technically yes that is out but my problem is that the rule itself is a little bit flawed क्योंकि बैट्समैन कहाँ स्टैंस ले रहा है उससे सारी की सारी कहानी बदल जाती है। अब दिक्कत यह है कि इस रूल के हिसाब से अगर कोई शॉर्ट बैट्समैन क्रीज के अंदर भी खड़ा होता है तो उसकी कैलकुलेशन भी पॉपिंग क्रीज की उसकी हाइट के हिसाब से होगी। एक अच्छी खासी बड़ी बॉल भी उसको नो बॉल नहीं दी जाएगी। वहीं शिवम दुबे जैसा कोई लंबा बैट्समैन अगर क्रीज के बाहर भी खड़ा होता है तो उसको भी वो डिसमिसल नहीं मिलेगा बिकॉज बॉल पॉपिंग क्रीज पर उनकी हाइट के हिसाब से हो सकती है। नाउ दैट इज अ लिटिल बिट स्क्यूड इजंट इट। और अब ये डिसीजन कितना फेयर है कितना फेयर नहीं है ये तो आप लोग कमेंट्स में डिस्कस करें बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जो डिस्कस करने पड़ेंगे। अब ये पूरा का पूरा रूल कितना फेयर है कितना अनफेयर है, बैट्समैन की तरफ टिल्टेड है बॉलर की तरफ टिल्टेड है, ये सब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा कमेंट में। प्लीज आप लोग अपने अपने ओपिनियन भी इसके बारे में बताएं लेकिन मेरा क्या पर्सपेक्टिव वो मैं यहाँ पे रख के जा रहा हूँ। देखो मेरा पर्सपेक्टिव सिंपल है कि ये पूरा का पूरा डिसीजन बैट्समैन के इनिशियल पॉइंट ऑफ स्टांस के ऊपर होना चाहिए। जस्ट बिकॉज बैट्समैन पॉपिंग क्रीज के बाहर खड़ा हुआ है इसका ये मतलब नहीं कि आप उसकी बॉल उसके सीने पे भी डाल सकते हो और तब भी नो बॉल नहीं होगी बिकॉज पॉपिंग क्रीज के हिसाब से वो उसकी बेस तक पहुंच रही थी। फॉर एग्जाम्पल कल के अगर कोहली का ही सीन ले लें वो क्रीज के जरा सा ही बाहर खड़े थे और बॉल उनके सीने के करीब आई, ही जस्ट फेंडेड इट, ही डिड नॉट इवन अटैक द बॉल, लेकिन तब भी उनको आउट करार दिया गया। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर बैट्समैन पॉपिंग क्रीज के बाहर खड़ा है तो सीने पर आई हुई बॉल भी नो बॉल नहीं दी जाएगी और वहीं अगर बैट्समैन पॉपिंग क्रीज के अंदर डीप खड़ा है तो थाई हाई बॉल भी उनको नो बॉल दी जा सकती है विच मेक्स द रूल वेरी वेरी स्क्यूड। इट्स नॉट इवन एज इफ इट्स इन द बॉलर्स फेवर। ये बहुत ही स्ट्रेंज तरीके का एक रूल बन गया है। मेरा मानना है कि बैट्समैन के इनिशियल स्टांस पॉइंट के ऊपर ये डिसीजन होना चाहिए एंड दैट इज इट। बॉल वो अगर अटैक करके खेलता है और उसके सीने पे आ जाती है इट शुड बी अ फेयर डिलीवरी, और अगर वो खड़े खड़े खेल रहा है और तब भी उसके सीने के ऊपर आ रही है तो इट शुड बी एन अनफेयर डिलीवरी इररिस्पेक्टिव कि वो कहाँ पर खड़ा है। As for Kohli, look, I understand that the umpire decision is final decision, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम एंड ऑल दैट मम्बो जम्बो, बट माई एंटायर थिंग इज व्हाई द फक नॉट। एक तरफ आप अंपायर को न्याय मूर्ति बना के खड़े हुए हो कि उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन है, उस पर डाउट नहीं करना चाहिए, वही दूसरी तरफ आप बात बात पे रिव्यू दे देते हो अंपायर के डिसीजन पे। खुद ओवर द इयर्स आपने अंपायर्स की डिमिनिशिंग वैल्यू को रिकॉग्नाइज किया है, आपने माना है कि अंपायर से गलती हो सकती है, वो ऐसे होलियर देन दाउ टाइप के इंसान नहीं है, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि उसकी गलती को पॉइंट आउट भी मत करो। मतलब ऐसा भी क्या हो गया भाई, अंपायर कुछ गलती करे, कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजन दे दे, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दे और उसके ऊपर कोई कुछ बोले भी नहीं। अबे अंपायर अंपायर है या अंपायर? लुक यार, कोहलीज फ्रस्ट्रेशन वाज ऑफ कोर्स नेचुरल। अब उन्होंने अंपायर को क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो उन्हें ही पता, या फिर अंपायरों को पता, अगर अंपायर उतने शोर में उन्हें सुन पाए हो तो। लेकिन उसमें ये कहना कि कोहली एरोगेंट हो गए, कोहली बदतमीजी कर रहा है, कोहली ये कर रहा है वो कर रहा है, अबे तुम लोगों ने अपने दादा दादी से बात नहीं करी तमीज से। अगला फ्रस्ट्रेशन में अगर अंपायर को अपना एक पीस ऑफ माइंड दे भी रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अंपायर को ऐसे होलियर देन दाउ चीज़ नहीं है कि भाई उन्होंने जो बोल दिया पत्थर की लकीर हो गई उसके बाद अब कुछ डिसीजन नहीं हो सकता। सो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन रहा, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि ये थोड़े से जो लॉज बनते हैं इनको सबके कोलैबोरेशन से बनाना चाहिए। मे बी दे शुड बी करंट प्लेयर्स इन्वॉल्व, दे शुड बी एक्स प्लेयर्स इन्वॉल्व, दे शुड बी अंपायर्स इन्वॉल्व, दे शुड बी अदर एलिमेंट्स ऑफ ब्रॉडकास्टर्स एटसेट्रा इन्वॉल्व, तब जाके रूल बनना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रूल बहुत ही परफेक्ट रूल नहीं है, और क्रिकेट के मॉडर्न डे स्पेस में बहुत से ऐसे रूल्स हैं जिनको रिविजिट करने की जरूरत है। डीएलएस फॉर दैट एग्जाम्पल। एंड दैट लीड्स मी टू पॉइंट नंबर 2, यानी कि दी अंपायर्स देमसेल्व्स। मेरा कहना तो इतना है भाई, हटा दो अंपायरों को, क्योंकि कोई फायदा नहीं दिख रहा मुझे उनका खड़ा करने का इस आईपीएल के अंदर। दी ओनली थिंग दे आर एडिंग टू द इंटायर एक्सपीरियंस, इसकी एडवर्टाइजर्स को एक और जगह मिल जाती है अपने अपने लोगो चिपकाने के लिए, बस। अरे आपने रिव्यू हर चीज़ के लिए खोल दिए भाई साहब, वाइड का भी रिव्यू हो रहा है, नो बॉल का भी रिव्यू हो रहा है, हर चीज़ का रिव्यू हो रहा है। भाई साहब मेरी 10th की मार्कशीट का भी रिव्यू करा दो, बिकॉज मुझे आज तक यकीन नहीं आया कि मेरे इतने कम नंबर आ सकते हैं। घर आके क्वेश्चन पेपर मैंने टैली करा, मेरी कैलकुलेशन थी कि मेरे कम से कम 75-80 नंबर आएंगे, आए कितने? 6। Seriously, in this entire debate of technology and human and all of that, this entire pretense of the middle way is quite annoying. Look, I understand that the margins in the game have reduced this much, but then just review it on technology ना। उसको क्यों खड़ा कर रखा है बेचारे को मौत के सामने? बाकी लोग तो पैडिंग वैडिंग पहन के आ गए, वो तो ऐसे ही नंगा खड़ा है, उसकी एक आधी बॉल लग गई, उसका रिव्यू कौन लेगा? दिस इज एब्सोल्युटली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज एक तरफ हम बात करते हैं गेम को तेज रखने की, ओवर रेट स्लो होने पर जो है हम उनको अलग अलग बैन लगा रहे हैं, अलग अलग फाइन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हमने जो है इंटायर चीज़ खोल दी रिव्यू के लिए, किसी भी बात का रिव्यू हो सकता है। तो ऐसे में जो अंपायर बीच में खड़ा है उसकी क्या इज्जत रह गई भाई साहब?
थर्ड व्हीलिंग कर रहा है यार वो बंदा, मतलब अब अगर सारे के सारे डिसीजन प्लेयर और थर्ड अंपायर के बीच में होने हैं तो क्यों खड़ा कर रखा है उसको बेचारे को अपनी बेइज्जती कराने के लिए। और ऊपर से थर्ड अंपायर को थर्ड अंपायर बोल रहे हो, उसको फर्स्ट अंपायर बोल दो भाई साहब, इनको असिस्टेंट अंपायर बोल दो। बिकॉज इनका काम गेम में अब उतना ही रह गया है कि हर विकेट के बाद बॉल अपने पास ले कि कोई चबा ना जाए बॉल को। एंड आफ्टर दिस IPL दिस रियली हैज टू बी थॉट थ्रू। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सीरियस व्हेन आई से कि अंपायर्स को हटाए दो इंटायरली, सब टेक्नोलॉजी पे बेस कर दो, लेकिन कोई एक जो मिडवे है वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। अगर हर अंपायर का डिसीजन को जो आप रिव्यू कर सकते हो, उसको चैलेंज कर सकते हो, तो फिर अंपायर का पॉइंट ही क्या है भाई वहाँ खड़े होने का। नो बॉल अंपायर नहीं दे रहा, वॉइड पे आप रिव्यू ले सकते हो, विकेट पे आप रिव्यू ले सकते हो, तो लिटरली क्यों खड़ा कर रखा है उसे। और खड़ा कर भी रखा है तो उसकी इज्जत कौन करेगा भाई। मैं स्कूल में था, मैं उसी टीचर की इज्जत करता जो मेरे इंटरनल के नंबर देगी। जो टीचर मेरे इंटरनल के नंबर देगी नहीं, क्यों उसकी कॉपी पे कवर चढ़ाऊं। पॉइंट नंबर 3, द स्कोर्स इटसेल्फ। एक के बाद एक 250 के बाद का आंकड़ा पार हो रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तमाम दफा ऐसा हो चुका है। एंड वाइल दैट मे बी ग्रेट फॉर द क्राउड एंड फॉर द एंटरटेनमेंट फॉर द ब्रॉडकास्टर्स, इट्स डेफिनेटली नॉट गुड फॉर क्रिकेट एंड इंडियन क्रिकेट इन पर्टिकुलर, बिकॉज द गेम हैज टिल्टेड एक्सट्रीमली टुवर्ड्स द बैटर्स। और अब बॉलर्स के लिए इतने ज़्यादा रन खाना बहुत ही एक्सेप्टेबल हो गया है। ना उनको शर्म आती है, ना उनको कुछ गिल्ट फील होता है, ना उनको कोई शर्मिंदगी होती है, और होनी भी नहीं चाहिए। बिकॉज गेम इंटायरली बैट्समैन का ही होता चला जा रहा है। ये मोटे मोटे बल्ले आ रहे हैं, ये छोटे छोटे ग्राउंड आ रहे हैं, उसके बाद फ्री हिट भी आपको मिलेगी, आपके जो है कमर के ऊपर बॉल भी नहीं आ सकती। हर वो चीज़ तो भैया बैट्समैन के लिए रखी, तो बॉलर क्या करे फिर, जॉब छोड़ दे। SRH वर्सेस DC में वी सॉ मोर देन 100 रन इन द पावर प्ले। इट्स नॉट राइट फॉर क्रिकेट। देखो एक स्पोर्ट तब तक ही जिंदा है जब तक आने वाली नस्लें उसे एंजॉय करना चाहें, उसे खेलना चाहें, तभी एक स्पोर्ट कैरी फॉरवर्ड होता है। बहुत से हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और पुराने स्पोर्ट्स इंडिया में इसीलिए पॉपुलर नहीं हो पाए बिकॉज नस्लों ने, आने वाले जनरेशन ने उनको खेलने की कोशिश ही नहीं करी। दे डिडंट एंजॉय इट एट ऑल। आजकल जिस हिसाब से गेम चल रहा है, कौन सा बच्चा ऐसा है जो बॉल उठा के बोलेगा पापा मुझे भी मोहम्मद सिराज की तरह एक ओवर में 3 छक्के खाने। आई मीन कम ऑन यार, हमारे बचपन से हम कमेंट्री की एक मशहूर लाइन सुनते आए हैं कि ग्रेट बॉल, दैट्स अ ग्रेट शॉट, वंडरफुली फील्डेड, ग्रेट क्रिकेट ओवरऑल। ये ग्रेट क्रिकेट ओवरऑल सारे एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके बनता है, सिर्फ एक चीज को नहीं। अगर बॉलरों का काम खाली छक्के चौके खाना है, उठा के बॉल वापस आना है, तो भाई बॉलिंग मशीन ही रख लो वहां पे भी। बिकॉज लाइक आई सेड कि अच्छा बॉलर हो बुरा बॉलर हो, इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज हर बॉलर पिट ही रहा है आजकल। 250 रन, 220 रन, 260, 270 ये रन आराम से 20-20 ओवर में बन रहे हैं। और इंटायर स्पोर्ट में बॉलर की रेलेवेंस नेग्लिजिबल होती जा रही है। अब अगर मैं इसको इंडियन क्रिकेट की तरफ से एनालाइज करूं तो जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी इंडियन क्रिकेटर शाइन करके नहीं आ रहा है। और वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऐसी पिटाई होना इन बॉलर्स की, इजंट इट गोइंग टू डेंट देयर कॉन्फिडेंस। और आगे चल के लाइक आई सेड, कौन ही इंसान है जो बॉलर बनना चाहेगा खुशी खुशी। लाइक आई सेड, बहुत ज्यादा टिल्ट हो गया है, बैट बड़े हो गए, ग्राउंड छोटे हो गए हैं, रूल्स उनके खिलाफ आ रहे हैं। आप टाइम भी नहीं ले सकते ज़्यादा बॉलिंग करने के, बीच में 12 लाख का जुर्माना लग जाएगा, ये कर जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड आना पड़ेगा। Maybe the pitches have to be slightly better, maybe the boundaries have to be slightly bigger. जो बीच बीच में इतने एडवर्टाइजिंग के बैनर लगा देते, maybe they have to be pushed a little bit longer. maybe power play reduce करने पड़ेंगे। कुछ तो एक चीज़ ऐसी करनी पड़ेगी कि इस गेम में बॉलर्स भी इन्वॉल्व हों, वरना तो भाई साहब 3-4 बॉलर खेलते हैं वो पिट ही रहे हैं, तो आई माइट एज वेल विराट कोहली बॉलिंग करा लें। जब सिराज को पिटना है, लॉगी फर्गूसन को पिटना है, तो हमारे राइट आर्म कोई की जो है उनमें क्या दिक्कत है। पॉइंट नंबर 4, द इम्पैक्ट सब। एक और बड़ा डिसीजन जो है जिसके बारे में आजकल काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है, वो है द इंक्लूजन ऑफ इम्पैक्ट सब इन द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट, पर्टिकुलरली इन दिस IPL। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, वाई इज क्रिकेट सच अ ग्रेट गेम, वाई डू आई लाइक इट सो मच, बिकॉज इट इज़ सो मच मोर लाइक लाइफ, जहाँ पर आपका टैलेंट, आपका स्किल सेट, आपका लक इकलौते फैक्टर्स नहीं है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, और वो भी आपके सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। इजंट दैट व्हाट लाइफ इज? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट क्रिकेट इज। पिच कंडीशंस कैसी हैं, वेदर कैसी है, बॉल की मूवमेंट कहाँ हो रही है, रफ पैचेस कहाँ पर हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलके क्रिकेट के गेम को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और ऐसे में आपने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यानी कि द टीम कॉम्बिनेशन को सबड्यू कर दिया है। अनलाइक अदर स्पोर्ट्स, क्रिकेट में कैप्टन का इतना बड़ा रोल इसीलिए है बिकॉज इट डिसाइड्स अ लॉट मच मोर। चाहे वो टीम कॉम्बिनेशन हो, टीम की बॉलर की रोटेशन हो, बैटिंग लाइनअप हो, ये सारी चीज़ें वो रोटेट करता है। और यहाँ पर जब आप एक इम्पैक्ट सब एक कुशन दे देते हैं ख़राब डिसीजन मेकिंग को, तो आप कहीं ना कहीं वो जो सारे फैक्टर्स हैं जो क्रिकेट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनमें आप कहीं ना कहीं खलल कर ही रहे हो। अब ये हिसाब हो गया कि चलो ये 11 प्लेयर खेल रहे हैं, ये बैकअप में है, और
इसका सबसे बढ़िया फायदा तो ट्रेविस हेड उठा रहा है भाई, वो बैटिंग करने आता है, फील्डिंग करने आता ही नहीं है। मतलब हर इंडियन बच्चे की जो ड्रीम थी कि बैटिंग करके बैठ जाओ, वो निभा रहा है। एक तो साला वो 19 नवंबर वाली ड्रीम खा गया, अब ये भी ड्रीम खा रहा, गाली निकलती है। लुक आई नो द गेम इज इवॉल्विंग एट अ वेरी फास्ट पेस एंड दैट इज ग्रेट फॉर द गेम, लेकिन गेम कहीं ना कहीं क्रिकेट की तरह तो रह जाना चाहिए ना भाई। अब वो गेम बेसबॉल की तरह तो नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज इट्स वेरी सिमिलर टू क्रिकेट। यहाँ पर आप इम्पैक्ट सब ला रहे हैं, एक प्लेयर को बाहर कर देते हैं, एक प्लेयर को अंदर कर देते हैं। आपने ऑलराउंडर्स की वैल्यू घटा दी, आपने टीम सिलेक्शन की वैल्यू घटा दी, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वैल्यू घटा दी। और जब ये इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज हो ही नहीं रहा है तो फिर कैप्टन को क्यों आदत डलवा रहे हो भाई साहब वर्ल्ड कप से पहले? ठीक, और इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो भाई साहब यही हो रहा है कि ऑलराउंडर्स को इनफ टाइम नहीं मिल रहा है। हार्दिक पांड्या को हटा दे तो शिवम दुबे बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब एक ऑलराउंडर खिलाया नहीं जा रहा है, क्योंकि एक प्योर बैट्समैन खिला के आप एक प्योर बॉलर से रिप्लेस कर सकते हो। खत्म ऑलराउंडर खत्म, जड्डू हार्दिक पांड्या चलेंगे बस, और कोई सब पानी भरे बाकी जाके। पॉइंट नंबर 5, मेरे पास कुछ है नहीं, 4 ही पॉइंट थे, लेकिन 5वां पॉइंट बोलना था तो मैंने 5 पॉइंट बोल दिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं ऑफकोर्स आईपीएल के अंदर जो हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वाई इट्स ग्रेट फॉर एंटरटेनमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, वो इंडियन क्रिकेट को कहाँ ले जा रहा है कहाँ नहीं, ये हमको समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी डिबेट जो पहले से चलती आ रही है कि भाई फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर फॉरेन में जाके नहीं खेलते हैं, वो इंडियन कंडीशंस जान जाते हैं, इंडियन बॉलर्स को जान जाते हैं, उनकी ट्रिक्स जान जाते हैं, हम दूसरों को जान ही नहीं पाते हैं। ये भी एक फैक्टर हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल ये मेरा काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इनमें से आप किस बात से एग्री करते हैं, किसे डिसएग्री करते हो, कमेंट में बताइएगा। आई ऑलवेज लाइक हैविंग दिस एंगेजमेंट थ्रू द कमेंट्स एटसेट्रा। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे बाकी के वीडियोस देखिएगा, और अगर आपको उन सब वीडियोस देखने के बाद लगे कि हाँ ये बंदा डिजर्व करता है एक सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं करता तो मत कीजिएगा भाई। मैं क्या ज़बरदस्ती थोड़ी करा दूंगा, मैं ज़बरदस्ती थोड़ी तुमसे कुछ काम करा सकता हूँ, मैं नेता थोड़ी हूँ कोई। जाओ।